नमस्कार पीवीआर सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी। प्रणाम। प्रणाम। पीवीआर सर, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगी कि आपने बंगाल के नतीजे क्या रहने वाले हैं, ममता बनर्जी का क्या हाल होने वाला है, इसकी प्रिडिक्शन मेरे चैनल पर बहुत पहले कर दी थी। और यहां तक कहा था कि ममता बनर्जी दोबारा राजनीति में खड़ी नहीं हो पाएंगी, उनकी पार्टी की वो हालत होगी। और आज की तारीख में बची खुची टीएमसी ही उनके पास है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात आपने कही थी तमिलनाडु को लेकर, सब लोग कह रहे थे कि तमिलनाडु में डीएमके रिपीट करेगी, लेकिन आपने कहा था कि डीएमके की सरकार तो कतई बनने नहीं जा रही है, वहां पर कुछ सरप्राइज होगा। और देखिए, सरप्राइज के तौर पर वहां पर वो विजय की पार्टी सामने आ गई। तो ये तो दो बड़ी बातें जो आपने कही थी बिल्कुल वैसी साबित हुई। अब मैं आपसे जानना चाह रही हूं कि बंगाल चुनाव के बाद सबकी नजरें अगले साल के शुरुआत में उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव पर है और उसके इर्द गिर्द बहुत राजनीति हो रही है। तो अखिलेश यादव की कुंडली क्या कह रही है, क्योंकि उनकी पार्टी में टूट होने वाली है, ये खबरें जोर शोर से चल रही हैं। अखिलेश जी जो हैं उनका समय इतना बुरा नहीं है जितना ममता जी के था, इसलिए मगर इतना अच्छा नहीं है कि वो योगी जी को हरा सके। इसलिए मेरा असेसमेंट यह है कि आने वाले साल में जो इलेक्शन होगा उस चुनाव में योगी जी फिर से वापस आ जाएंगे, विथआउट निस्संदेह वो वापस आ जाएंगे। मगर मुझे ऐसा नहीं लगता है, जैसे मैंने कहा था पश्चिम बंगाल के चुनाव से पहले कि ममता दीदी की खेल खत्म, उसका खेल खत्म इस चुनाव के बाद, वैसा नहीं होगा। अखिलेश जी रेलेवेंट ही रहेंगे। अगर उनका उनका जो पार्टी है अगर वो बढ़ भी जाए तो बहुत सारे एमएलए उनके साथ रहेंगे और वो ये एक स्ट्रांग फोर्स बन के रहेंगे। वो विपक्ष में रहेंगे मगर मजबूत ही रहेंगे। इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि वो ख़त्म हो जाएंगे जैसे ममता जी के बारे में मैंने कहा था, मगर वो बिल्कुल हार जाएंगे। मगर एक और बात, उत्तर प्रदेश भारत के सर का मुकुट है। इसलिए और भारत के सरकार में भारत में वो सरकार बनाता है जो उत्तर प्रदेश को जीतता है या उत्तर प्रदेश में जिसका हवा हो। इसलिए उत्तर प्रदेश बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है भारत में और इस चुनाव को वो बहुत ही सीरियस ले लेंगे। जो भी अखिलेश सिंह यादव जी ही नहीं मगर जो भी भारत के खिलाफ जो फोर्सेस हैं बाहर से लड़ने वाले, वो उत्तर प्रदेश में बहुत सारा पैसा डालेंगे, उत्तर प्रदेश में बहुत सारा नैरेटिव वार जारी रखेंगे। इसलिए अखिलेश जी को जिताने के लिए जो भी प्रयत्न रहेंगे वो बहुत ही मजबूत रहेंगे और आने वाले महीनों में ये बढ़ता जाएगा। मगर अंत में योगी जी फिर से वापस आ जाएंगे। मगर अखिलेश जी का परफॉर्मेंस तो ममता दीदी जैसा बुरा नहीं रहेगा और वो रेलेवेंट रहेंगे उत्तर प्रदेश के राजनीति में। पर अभी जैसे उनकी पार्टी में जो पिछली बार 2024 में 37 सांसद जीत कर आए थे, उनमें भी टूट की बात हो रही है और कहा जा रहा है कि उनकी पार्टी में उनके जो चाचा है रामगोपाल यादव, वही कोई ना कोई खेल कर रहे हैं। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी की कुंडली क्या कहती है, इंटैक्ट रहेगी पार्टी? मुझे नहीं लगता है कि वो इंटैक्ट रहेगी। इन जनरल आने वाले 4 महीनों में जो भी टीएमसी के साथ हुआ है वो बहुत सारे पक्षों के साथ होने वाला है। बहुत सारे पार्टियां, जैसे हमने उद्धव के साथ देखा है, उस तरह ये अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी के लिए अच्छा समय आ रहा है। कुछ महीनों के बाद बहुत ही अच्छा समय आने वाला है। और मैंने पिछले साल कहा था कि सितंबर 2025 से लेकर सितंबर 2026 का जो समय है वहाँ कुछ उनके लिए नरेंद्र मोदी जी थोड़ा सा कमज़ोर बनेंगे, मगर विपक्ष और भी कमज़ोर बन जाएगा। मगर इस सितंबर के बाद आने वाला साल भाजपा के लिए और मोदी जी के लिए बहुत ही अच्छा है। इसलिए मुझे लगता है कि सितंबर से लेकर दिसंबर तक जो समय है इसमें बहुत सारे इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट्स होंगे, बहुत सारे महत्वपूर्ण लेजिस्लेशन पास किए जाएंगे भारत के लोकसभा और राज्यसभा में। और इसे आसान करने के लिए जो 2/3 मेजॉरिटी चाहिए वो आने वाले महीनों में भाजपा को मिलने वाला है, एनडीए को मिलने वाला है। और बहुत सारे पार्टी प्रॉब्लम्स में पड़ जाएंगे आने वाले साल में। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि अखिलेश जी का पार्टी एक साथ रहेगा, मगर जैसे टीएमसी में हुआ था, हिस्सों में बंटने के बाद ममता जी के साथ जो रह गई है वो बहुत ही
ये बहुत इररिलेवेंट पार्टी बन गया है। ममता दीदी फैक्शन जो है टीएमसी का, वो इररिलेवेंट बन गया है या बन जाएगा आने वाले 2-3 सालों में। वो अगले इलेक्शन में उनका कोई रोल नहीं होगा। मगर मेरा मानना है कि अखिलेश जी जो हैं, उनका जो हिस्सा है समाजवादी पार्टी का, वो मजबूत रहेगा। और आने वाले इलेक्शन ना 2027 का ही इलेक्शन नहीं, मगर उसके बाद आने वाले इलेक्शन में भी वो एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगे। इसलिए उनका खेल खत्म नहीं हुआ है, मगर वो कमजोर होने वाले हैं और चुनाव हारने वाले हैं फिर से। जैसे आपने कहा ना पीवीआर सर कि उत्तर प्रदेश भारत का ताज है और वहां पर जो पार्टी जीतती है वो दिल्ली की गद्दी पर बैठती है, और ऐसे में अखिलेश यादव का साथ देने के लिए कई तरह के नैरेटिव बाहर की ताकतें बनाएंगी। हाँ। अभी जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर के चंदा चोरी की बात चल रही है, हाँ। वो भी क्या आपको लगता है कि उसी नैरेटिव का हिस्सा है? क्योंकि उसको लेकर बहुत अचानक से सनातन प्रेमी, राम प्रेमी हो गए हैं। कौन? जिन्होंने कार सेवकों पर गोलियां चलाई थी, उस पार्टी के नेता आजकल बड़ी बदली बदली सी बातें बोल रहे हैं। तो क्या ये भी किसी नैरेटिव का हिस्सा हो सकता है? राम मंदिर में क्या हुआ है उसके बारे में मेरा कोई राय नहीं है, क्योंकि ऐसा कभी कभी होता है कि जब बड़े मंदिर होते हैं जहाँ बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व होता है, तो ट्रस्टीज जो हैं उनका अपना एजेंडा हो सकता है, कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। इसलिए अगर कोई घोटाला वहाँ हुआ है, कोई किसी की रक्षा कर रहा है या नहीं, उस पर मेरा कोई राय नहीं है, मैं उस पर बात नहीं कर पाऊंगा। मगर ये एक स्टेप पीछे लेके एक बिग पिक्चर को देख के एक बात कहूंगा मैं, आने वाले महीनों में हिंदुओं को जो इश्यूज बहुत ही हिंदुओं के लिए महत्व रखते हैं, उन इश्यूओं को खुरेद के ऐसा नरेटिव फैलाने की कोशिश की जाएगी कि भाजपा सरकार जो है वो हिंदुओं के लिए काम नहीं कर रहा है, हिंदुओं के खिलाफ काम कर रहा है, वो सनातन धर्म का पालन नहीं कर रहा है, मगर उसका विनाश कर रहा है। और ये सारे लोग, कांग्रेस, अखिलेश सिंह जी, ये सब शायद मिल जाएंगे। इंडी का जो अलायंस था, जो बिखर चुका था पिछले कुछ चुनावों में, और शायद अब यूपी में योगी जी को गिराने के लिए शायद एक साथ हो सकता है। एक फ्रंट को खड़ा करके अखिलेश जी के नेतृत्व में योगी जी के खिलाफ लड़ सकता है, और हिंदुओं के लिए, हिंदुओं के इश्यूज को लेके उनको एंटी हिंदू पेंट करने की कोशिश की जा सकती है। और इसके लिए बहुत ही अलर्ट रहना पड़ेगा योगी जी को, और भाजपा को बहुत ही अलर्ट रहना पड़ेगा। मगर इन दी एंड ये सब नौटंकी जो चल रहा है और चलेगी आने वाले महीनों में, ये काम नहीं करेगा, लोग जानते हैं। बॉटम लाइन ये है कि जब एक देश या राज्य के लिए अच्छे दिन आते हैं तो रिकग्नाइज करते हैं कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। जब उनके बुरे दिन आते हैं तो वो समझते हैं कि ये एक जैसे वो कहते हैं, ये अगर ये एक बाघ बकरा होने का नाटक करके एक मास्क पहन के आता है, तो उसे बकरा समझ के एक बाघ को सिंहासन दे जाते हैं। इसलिए इस तरह लोगों के कर्म में जो है उसके अनुसार उनकी बुद्धि काम करता है। इसलिए यूपी और भारत के कर्म में है आगे बढ़ना और रुकना नहीं आने वाले सालों में। इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि ये सारे एफर्ट्स यूजलेस हो जाएंगे, अंत में नाकाम रहेंगे, मगर कोशिश तो की जाएगी। ये सिर्फ शुरुआत है। राम मंदिर के साथ जो हो रहा है, जैसे आपने कहा है, लोग जो हिंदुओं की कोई परवाह नहीं करते हैं, वो हिंदू इश्यूज के बारे में बात कर रहे हैं, और कई बातें करेंगे, कई हिंदू इश्यूज को लेंगे और आइसोलेटेड इंसिडेंट्स को लेके ऐसा पिक्चर बनाएंगे कि योगी जी का सरकार हिंदुओं के खिलाफ है, देवता उनसे नाराज हैं, हिंदू देवता जो हैं उनसे नाराज हैं। इस तरह का नैरेटिव फैलाएंगे, मगर कोई फायदा नहीं। अखिलेश जी की कुंडली तो आपने बता दिया कि कैसी है, उनकी हालत तो उनकी बुआ जैसी नहीं होने वाली, लेकिन फिर भी वो 2027 के चुनाव हारेंगे। योगी जी की कुंडली क्या कहती है, किस तरफ इशारा करती है? उन पर तो कहीं कोई खतरा नहीं है? उनके ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं? बिल्कुल खतरा नहीं है। उनकी गद्दी जो है वो बरकरार रहे, बिल्कुल बरकरार रहेगी। वो इस चुनाव में फिर से जीत जाएंगे, उसमें मुझे कोई संदेह नहीं है।
और शायद उसके बाद और भी उनकी उन्नति हो सकती है। वो शायद केंद्र सरकार में आने वाले हैं। बॉटम लाइन ये है कि आने वाले ये जो साल चल रहा है, ये साल और आने वाले 2 साल उनके लिए बहुत अच्छा समय है। उनके लिए बड़े राज्यों का समय है। वो बहुत आगे बढ़ने वाले हैं और उत्तर प्रदेश के यूपी के मुख्यमंत्री बनने से क्या आगे है आप सोच सकते हैं। केंद्र सरकार में भी उनकी हवा उनका उनका पोजीशन हो सकता है और बड़ा पोजीशन हो सकता है और वो प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। और शायद उन्हें केंद्र सरकार में इसलिए नहीं मूव किया है कि वो यूपी नहीं हारना चाहते हैं। अगर योगी योगी के अलावा और कोई भी भाजपा को लीड करे तो शायद अखिलेश जी उन्हें जिता सकते हैं। मगर इस इलेक्शन के बाद शायद वो केंद्र सरकार में आने वाले हैं। उनके लिए कोई कंसर्न की बात नहीं है आने वाले 2 साल तक। तो यानी कि उनके लिए बहुत अच्छा वक्त आने वाला है और केंद्र सरकार में जैसे आप इशारा कर रहे हैं कि अगले 2 साल के अंदर किसी बड़े पद पर वो हो सकते हैं। जैसी जिम्मेदारी एक राज्य में निभा रहे हैं वैसी जिम्मेदारी देश के लिए निभा सकते हैं। बिल्कुल। तो और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कांग्रेस की और राहुल गांधी की कुंडली क्या कहती है, क्योंकि कांग्रेस राहुल गांधी तो फिर से कहने शुरू हो गए हैं ना कि अगले 1 साल में मोदी सरकार गिर जाएगी, पीएम मोदी जो है वो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, बस 1 साल के अंदर ही सब कुछ हो जाएगा। जब वो इस तरह की बातें बोलते हैं तो कहाँ से वो ये टूल किट लेकर आते हैं? राहुल की कुंडली क्या कहती है और कांग्रेस की कुंडली क्या कहती है? कितना सर्वाइव कर पाएंगे वो इन हालात में? कहने वाले जो भी मन में आए वो कह सकते हैं, मगर बात है करने की और वो कुछ नहीं कर पाएंगे। राहुल गांधी जी की कुंडली कुंडली तो उनकी उनकी उनका जो अच्छा समय था वो खत्म हो चुका है। अगर उनका प्रधानमंत्री बनने की कोई भी उम्मीद थी वो 2024 में थी और वो खत्म हो गया है। अब तो उनका बुरा वक्त है और मुझे कोई सरप्राइज नहीं होगा अगर इस साल के अंत तक कुछ आवाज़ें कांग्रेस पार्टी में ही शुरू हो जाएंगी जो डिमांड करेंगी कि राहुल गांधी को हटा के किसी और को पार्टी का चेहरा बनाए। सो इसलिए राहुल गांधी के खिलाफ पार्टी में कुछ बगावत हो सकती है इसी साल में या अर्ली 2027 में। इसलिए उनका उनका समय अब तो ख़त्म हो चुका है। जो भी वो कह रहे हैं ये सिर्फ डेस्परेशन में कह रहे हैं। कोई मायना नहीं रखता है वो जो कहते हैं वो। इन सब के बीच में पीवीआर सर, पीएम मोदी की कुंडली क्या कहती है? अभी G7 समिट में वो जाकर आए हैं, आप देखिए वहां पर उनका कितना बोलबाला था। सब नेता कितनी गर्मजोशी से उनसे मिल रहे थे और बहुत सारी तस्वीरें हमने देखी जहां पर फ्रेम में डोनाल्ड ट्रंप भी नजर आ रहे हैं लेकिन वो कहीं और देख रहे हैं। तो ये सारी चीजें देखकर आपको अगला 1 साल मोदी जी के लिए कैसा दिखता है? पर्टिकुलरली अगले कुछ महीनों में, पर्टिकुलरली जुलाई अगस्त में अलर्ट रहना पड़ेगा। जैसे हम पिछले भी डिस्कस कर चुके हैं, भारत के खिलाफ मोदी जी सरकार को गिरा के एक फेवरेबल सरकार को खड़ा करने की कोशिश जो थी कई महीनों से चल रही थी, वो कोशिश एक पीक पे पहुंचने की संभावना है। जुलाई के अंत में, सेकंड हाफ ऑफ जुलाई में या अगस्त में ये कोशिश पीक लेवल्स पे पहुंच सकती है। इसलिए जागरूक रहना पड़ेगा मोदी गवर्नमेंट को। मगर उसके बाद सितंबर से शुरू होके मोदी जी के लिए एक अच्छा समय शुरू हो रहा है। जैसे उनके खिलाफ कुछ सेंटिमेंट रहा है कुछ लोगों के मन में, वो ख़त्म हो जाएगा। और जैसे मैंने पहले कहा है, कुछ इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेशन पास करेंगे इस साल के एंड में, सितंबर से लेकर दिसंबर तक कुछ अच्छा एजेंडा पास होगा और उनका जो हवा है वो हवा बदल जाएगा। लोगों के मन में उनके बारे में जो सोच है वो बदल जाएगा आने वाले महीनों में। इसलिए मोदी जी इज ऑन द कस्प ऑफ ए गुड टाइम। उनका थोड़ा सा बुरा वक्त जो था वो सेव हो गया कि अपोजिशन का और भी बुरा वक्त था। इसलिए थोड़ा सा बुरा वक्त जो चला था पिछले सितंबर से इस सितंबर तक, उसमें वो उनका कोई नहीं हो पाया, वो टिके रहे। मगर अच्छा समय अब शुरू हो रहा है, इसलिए कोई वर्री करने की ज़रूरत नहीं है भाजपा के अभिमानियों को। और रही बात अंतर्राष्ट्रीय, जो भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध होते हैं, रही बात उनकी, मुझे लगता है कि सितंबर के बाद इस साल के अंत तक और अर्ली 2027 में
यूएस के साथ भी भारत के जो संबंध हैं वो और भी बढ़ जाएंगे। और जैसे यूएस पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा था कुछ कुछ डर्टी वर्क के लिए, वो खत्म होगा उस समय तक, और भारत को और महत्व रहेगा। और चीन और यूएस के बीच में जो भी कोल्ड वार अभी चल रहा है, वो कोल्ड वार कुछ बड़े लेवल्स पे पहुंच जाएगा, और यूएस को लगेगा कि ये कोल्ड वार कुछ फिजिकल थिंग में बदलने वाला है 2027 में, इसलिए वो भारत को और भी करीब लाएंगे, भारत को और भी करीब रखेंगे। मगर बात यह है कि बड़े पावर्स जब आपका दोस्त बनते हैं तो आपको जागरूक रहना पड़ता है, क्योंकि दोस्त बनके भी आपके खिलाफ कुछ कर सकते हैं अपने स्वार्थ के लिए। और इसे हैंडल करने के लिए आपके साथ कुछ लेवरेज चाहिए, और भारत अपना लेवरेज बनाएगा आने वाले महीनों में यूएस के साथ डील करने के लिए। और अगर यूएस भारत पे दबाव डाल रहा है तो रिवर्स प्रेशर यूएस पे डालने के लिए कुछ लेवरेज भारत डेवलप करेगा आने वाले महीनों में। इसलिए मुझे लगता है कि जो भी भारत और यूएस के बीच में संबंध है, और जो भी ये प्ले है, ये दबावों का खेल है दोनों देशों के बीच में, दोस्तों के बीच में दबाव का खेल, इस खेल में एक लेवल प्लेइंग फील्ड होगा इस साल के अंत तक या अर्ली 2027 में। एक लेवल प्लेइंग फील्ड को क्रिएट करेगा भारत, और इसके लिए कुछ बातें कुछ करेंगे आने वाले महीनों में। ट्रेड डील का क्या हुआ? वो तो ऐसा लग रहा है ठंडे बस्ते में ही चली गई, बात बनते बनते बिगड़ जाती है। तो यूएस की कुंडली क्या कहती है और भारत की क्या? क्योंकि अब तो एफसीआरए बिल जो है वो अमेरिका के गले की फांस बन गया है, और जिस तरीके से अमित शाह चाहते हैं और मोदी जी चाहते हैं कि हर हाल में वो बिल पास हो, क्योंकि उस बिल का रेपरकशन जो है, उसकी जो आंच है, वो अमेरिका में जितनी भी भारत विरोधी काम करने वाली एजेंसियां जो फंडिंग करती हैं भारत में, उन सब की वाट लगने वाली है। तो क्या एफसीआरए बिल के चलते भी दोनों के रिश्ते खराब हो सकते हैं? ऐसे में भारत और यूएस की कुंडली में क्या ग्रह दशा दिखती है आपको? मेरा मानना यह है कि मेरी गणना यह कहती है कि अगर ट्रेड डील हो या ना हो, ट्रेड तो होता रहेगा, और यूएस और भारत के बीच में जो ट्रेड है वो आने वाले महीनों में बढ़ता रहेगा। और इस साल के अंत तक और 2027 के शुरू में ये ट्रेड जो है दोनों देशों के बीच में ये बढ़ेगा। और डील, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि कब डील बनेगा, मगर डील या नो डील दोनों देशों के बीच में जो संबंध है वो अच्छे रहेंगे। और जैसे कि यूएस एक सुपर पावर है, उनके पास बहुत सारा लेवरेज है भारत पे दबाव डालने के लिए। और ये एफसीआरए जिसकी बात आपने की थी, जिसकी जिक्र आपने की थी, ये एक लेवरेज है भारत के पास, यूएस पे प्रेशर डाल के कुछ अपने इंटरेस्ट में, कुछ ट्रेड डील में कुछ बदलाव लाने के लिए, कुछ क्लॉजेस बदलने के लिए भारत के लिए एक लेवरेज है। इन जनरल इंटरनेशनल रिलेशंस में लेवरेज रखना चाहिए, और एक लेवरेज है भारत के लिए। और मुझे लगता है कि आने वाले महीनों में कुछ और लेवरेज भारत डेवलप करेगा इस संबंध में। और यूएस जो है वो ताकत का गौरव करता है। अगर आप ताकतवर हो और ताकत को प्रोजेक्ट करते हो तो उसका इज्जत करते हैं और आपका सम्मान देते हैं। और ये एफसीआरए जो है ये उन्हें ट्रबल में डालता है, मगर ये भारत का ताकत है, और ताकत का इस्तेमाल करके भारत अपना सम्मान बढ़ा सकता है। इसलिए इसी तरह कुछ और लेवरेज डेवलप करेगा भारत। अभी जैसे सीआईए का एजेंट मैथ्यू वेंडाइक जो पकड़ा गया था मणिपुर में, वो भी भारत के कब्जे में एनआईए के पास है। उसको छुड़वाने की बहुत कोशिश एक और लेवरेज है। फिर एक और वो जो बेंगलुरु से पकड़ा गया था, एक इनका एजेंट जिसके पास 1000 एटीएम कार्ड मिले थे। और अब तो टीटीआई जो एजेंसी है अमेरिका की, उसके ऊपर भी यूएपीए लगा दिया भारत ने, वो भी लिवरेज है ना। तो ये ऐसे में अमेरिका की दिक्कतें बढ़ेंगी। तो डोनाल्ड ट्रंप इस साल के आखिर में जो वहां पर मिड टर्म इलेक्शन होना है, उसमें डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली क्या कह रही है? क्या वो निकल पाएंगे, उससे जीत पाएंगे वो चुनाव? ये उनके लिए कोई फर्क नहीं है अगर वो जीतेंगे या नहीं, क्योंकि वो बैलेट पे नहीं है। मगर उनका पार्टी जो है वो बहुत ही भुगतेगा आने वाले इलेक्शंस के वक्त तो गुरु, मंगल और केतु
बहुत करीब सिंह के अर्ली डिग्रीज में होंगे उस इलेक्शन के वक्त में। और वो अमेरिका के इंडिपेंडेंस आज़ादी की कुंडली जो है उसमें चंद्र जी जो है जो 3 डिग्री इस कुंभ में है उन पे वेरी क्लोजली नज़र डालेंगे। इसलिए ये इलेक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग इलेक्शन होगा, ये बहुत ही अलग तरीके का इलेक्शन होगा। इस इलेक्शन के मंगल दिखाता है हिंसा, वायलेंस, एग्रेशन, केतु दिखाता है कुछ विस्फोटक बातें। इसलिए मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ होने वाला है, कुछ वायलेंस होने वाला है, कुछ कुछ क्रेजी थिंग्स होने वाले हैं यूएस में। और एक बात है, इलेक्शन से पहले ही अगस्त के अंत में ये एक रवि और केतु की युति होने वाली है। रवि ग्रह केतु के बिल्कुल आसपास होंगे और रवि दिखाते हैं ताकत को और लोग जो पॉलिटिकल पावर में है, पावरफुल पीपल को दिखाता है, और केतु दिखाता है पतन को। और जब रवि और केतु, सूरज और केतु मिलते हैं तब कुछ पॉलिटिकल असैसिनेशंस हो सकते हैं, कुछ बड़े बड़े लोग गिर सकते हैं। और बात यह है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जी की कुंडली में लग्न जहां है करीब उसके बिल्कुल करीब ये रवि और केतु का योग हो रहा है। इसलिए ये ट्रंप जी के लिए बहुत बुरा समय है। इसलिए इलेक्शन से पहले ही अगस्त से शुरू होकर अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में उनका कुछ होने वाला है। मैं एग्जैक्टली ये नहीं बता सकता हूँ कि क्या होगा, मगर ट्रंप जी के साथ कुछ हादसा होने वाला है जो उनका ग्रिप जो है उनके पार्टी पे उसे कमजोर बना देगा और उनके खिलाफ कुछ आवाज़ें उठने लगेंगी अमेरिका में और रिपब्लिकन पार्टी में। इसलिए और ये सब नवंबर में कल्मिनेट होगा। इसलिए ट्रंप जी जो हैं और उनका पार्टी जो है वो बहुत ही ट्रबल में फंस जाएंगे इस साल के अंत तक। और शायद ये भारत के लिए ये भी एक एडवांटेज होगा, जो भी नेगोशिएशंस है, अगर जो आप पे तलवार चलाना चाहता है अगर वो ही कमजोर पड़ जाए तो आपके लिए अच्छी बात है। और दूसरा ये जो ईरान के साथ वॉर चल रहा है, कभी खत्म हो जाता है, कभी फिर शुरू हो जाता है, कभी डोनाल्ड ट्रंप धमकाने लग जाते हैं, कभी कहते हैं सब कुछ हो गया है, ये कब खत्म होगा ये सब कुछ? क्या कुंडली कहती है ईरान की, क्या इशारा करती है इस बारे में? कुछ इस बारे में बताइए कि वहां पर कौन से ग्रह नक्षत्र ऐसे हैं जो बात बनने ही नहीं दे रहे? यहाँ दो बातें कहना चाहूंगा। एक बात यह है कि शायद लोगों को लगता है कि ये युद्ध अभी चल रहा है, मगर मेरे हिसाब से युद्ध खत्म हो गया था, अप्रैल में खत्म हो गया था जब सीज फायर को उन्होंने साइन किया था। और उसके बाद जो भी हो रहा है ये फाइनल डील, पीस डील, जिसमें कुछ फाइनेंशियल डीलिंग्स होंगे और कुछ न्यूक्लियर मटेरियल्स के डीलिंग्स होंगे, उसके कुछ टर्म्स अभी फाइनल नहीं हुए हैं। इसे अपनी ओर घुमाने के लिए दोनों साइड अभी कभी कभी कुछ एग्रेशन करते हैं, कुछ बम फेंक देते हैं, कुछ मिसाइल फेंक देते हैं। ये सब ये एक दिखावा है, ये एक पोस्चरिंग है, ये एक बेसिकली लाइक गेम ऑफ चिकन बिटवीन यूएस एंड ईरान। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि एक्टिव वॉर फिर से शुरू होगा। युद्ध तो अप्रैल में खत्म हो चुका है और ये एंड गेम बहुत ही देर तक चल रहा है। और दूसरी बात यह है कि मैंने जनवरी में कहा था कि इस जनवरी 28 से लेके मार्च 13 तक के समय में एटलीस्ट अप्रैल 2 के पहले खमेनी तो गिर जाएंगे, उनका रेजिम खत्म हो जाएगा। आपके चैनल पे भी कह चुका था, उसी तरह हुआ था। मगर एक और बात मुझे साफ दिखता है, अप्रैल 2 2026 से लेके अप्रैल 2 2027 तक जो साल है, इस साल में एक और रेजिम चेंज साफ साफ दिखता है। जो साहबजादा वहाँ है मुज्तबा खमेनी, वो भी टिकने वाले नहीं हैं, वो भी गिर के और कोई आ जाएगा। और मुझे ऐसा लगता था कि मई का समय जो था, मई का तीसरा हफ्ता जो था वो उसके लिए बहुत सानुकूल था, मगर वहाँ तब नहीं हो पाया। मगर शायद कुछ डेवलपमेंट्स हुए होंगे तब तक, मगर वो कल्मिनेट नहीं हुए होंगे। एक और समय आ रहा है अगस्त के सेकंड हाफ में और सितंबर में, तब ये हो सकता है जो रेजिम है मुज्तबा खमेनी का वो गिर के और कोई रेजिम आ सकता है। और शायद उस और कुछ डेवलपमेंट्स अंडर द हुड
अभी चल रहे हैं, मई से लेके चल रहे हैं और शायद अगस्त सितंबर में ये हो सकता है। इन द वर्स्ट केस तब भी नहीं हुआ तो अप्रैल 2027 तक तो ये हो जाएगा, मुझे बिल्कुल यकीन है। इससे एक और रेजिम चेंज है और जो भी नया रेजिम आएगा वो यूएस के साथ मिलके पैसा खाएगा और एक $300 बिलियन इन्वेस्टमेंट का एक क्लास था जो पीस डील हुआ है यूएस और ईरान के बीच में, उसमें लोगों को शायद लगता है कि ट्रम्प जी बेवकूफ़ हैं और वो पैसा दे रहे हैं, मगर ये सब जैसे मैंने पहले कह चुका हूँ, ये चीन को कॉर्नर करने के लिए, चीन का जो असर है, जो इन्फ्लुएंस है ईरान में, उसे कमज़ोर बना के चीन में अमेरिकन डीप स्टेट के टेंटिकल्स को फैलाने की ये कोशिश है। और ये जो पैसा यूएस लगाएगा इसे ईरान के कुछ नेता खाएंगे, यूएस खाएगा और अंत में यहाँ यूएस का प्रभाव बढ़ जाएगा। इसलिए अप्रैल 2027 तक तो मुझे लगता है कि चीन ठोकर खा जाएगा ईरान में, चीन का प्रभाव बहुत कम पड़ जाएगा। और खमेने जो है अभी वो चीन के फर हैं, मगर जो आने वाले हैं वो यूएस से मिल जाएंगे। सो इसलिए ये प्रो यूएस रेजिम आने वाला है। मई में आ सकता था, नहीं आया, शायद अगस्त सितंबर में आ सकता है, मगर बिल्कुल अप्रैल 2027 से पहले आ जाएगा। इसलिए ये बहुत ही ड्रैगन कर रहा है, मगर अंत में ये होगा कि एक नया रेजिम होगा जो फाइनेंशियली बहुत फ़ायदा बनाएगा और लोगों का भी कुछ अच्छा होगा, कुछ बड़ा होगा, मगर नेता जो है वो और भी वेल्दी बन जाएंगे। और यूएस का डीप स्टेट जो चाहता है ईरान में, जो इन्फ्लुएंस चाहता है, वो वहाँ का तेल जो है उसके वाणिज्य पे जो अपना फुटप्रिंट रखना चाहता है वो यूएस को मिल जाएगा। इसी तरफ जो भी यूएस कर रहा है, इसी तरफ कर रहा है। और अभी शायद लोगों को ये नहीं दिखता है, मगर कुछ महीनों के बाद ये साफ दिखेगा कि ये यूएस के लिए जीत है, ये विन विन है, ईरान के लिए और यूएस के लिए विन विन है। और अगर कोई ये लूजर है इसमें वो चीन रहेगा और ये अभी सिल्ली लगेगा, मगर ये साफ दिखेगा आने वाले महीनों में, ऐसा मुझे लगता है। इस पूरे प्रकरण में, इस पूरे युद्ध में इजराइल की भूमिका क्या दिखती है? इजराइल की कुंडली क्या कहती है? क्योंकि इजराइल ने तो अपने आप को इस डील से अलग कर लिया। इजराइल तो लेबनान पर अभी भी हमले कर रहा है। इजराइल के लिए तो अभी भी ईरान सबसे बड़ा खतरा है। तो ऐसे में ईरान के ग्रह नक्षत्र क्या इशारा करें? क्या वो वॉर में ही रहेगा? ईरान के लिए शांति आएगा यूएस के ब्लेसिंग से, मगर इजराइल के लिए शांति नहीं है। मेरा मानना यह है, मेरी गणना यह है कि इजराइल युद्धों में फंसा रहेगा कई महीनों, आने वाले कुछ साल तक वो युद्ध में डूबा रहेगा। इसलिए कभी कभी कुछ सीजफायर हो सकता है, मगर कोई नहीं टिकेगा उनके लिए। इजराइल तो लड़ता रहेगा, मगर ईरान जो है वो इजराइल और लेबनान और इजराइल और हिजबुल्लाह के युद्ध को एक लेवरेज बना के यूएस पीस डील में दबाव डालने की कोशिश की थी। वो आने वाले महीनों में, पर्टिकुलरली जब रेजिम चेंज होता है, तब वो पीस बना लेंगे कि ओके, इजराइल जो मन में आता है करता है, लेबनान को सफ़र करने दो, हमें कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है, हम पैसा खाएंगे। इस तरह का कुछ संतुलन आ जाएगा ईरान की मनस्थिति में, और तब इजराइल फाइट करता रहेगा और इजराइल को इग्नोर करेंगे। ये इस संतुलन आने में शायद कुछ महीने लग सकते हैं, शायद अगस्त सितंबर में आएंगे। मई बीत चुका है, इसलिए नेक्स्ट मोमेंट है अगस्त सितंबर, जब रेजिम चेंज हो सकता है। मगर वो सब चल रहा है। यूएस बेसिकली उस तरह के चेंज ईरान में लाने के लिए, कुछ सिविल कू लाने के लिए और रेजिम को रिप्लेस करने के लिए यूएस कोशिश कर रहा है और इस पीस डील के नेगोशिएशंस को ड्रैग ऑन कर रहा है। और उसके बाद न्यूक्लियर एलिमेंट्स जो है उस पर भी जो ट्रम्प जी चाहते हैं, जो यूएस का डीप स्टेट चाहता है, वो होगा। मगर नए नेता खुश होंगे क्योंकि बहुत सारा पैसा आ रहा है। जैसे आपने कहा ना कि अमेरिका बहुत कुछ कर रहा है भारत में रेजिम चेंज के लिए, तो ये जो पीओजेके में अचानक से बहुत हिंसा हो रही है,
हाँ। निहत्थे लोगों पर मुनीर की आर्मी अटैक कर रही है, सरेआम गोलियां चला रही है, बहुत ज्यादा वह माहौल खराब हो रखा है। तो हाँ। पीओजेके की कुंडली क्या कहती है, पाकिस्तान की कुंडली क्या कहती है? क्या वाकई पीओजेके के लिए वो टाइम आ गया है जब वो चाहते हैं कि कहीं भारत से मिल जाए? तो ऐसे में भारत की कुंडली क्या कहती है पीओजेके को लेकर? पाकिस्तान तो मैं कई बार कह चुका हूँ 2029 के अंत होने तक तो वो टुकड़ों में वो बट जाएंगे और पहला शायद होगा पीओजेके जो भारत में मिल जाएगा और उसके लिए भारत को कुछ अभी नहीं करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी मुनीर जी, शरीफ जी जो भी कर रहे हैं वहाँ पे करने दीजिए और माहौल ऐसा बनेगा जब भारत के लिए काम आसान हो जाएगा। और शायद आने वाले 1-2 महीनों में ये नहीं होगा, मगर आने वाले साल में तो ये हो सकता है, कुछ पीओजेके में कुछ चलन हो सकता है। मगर उनको उनको जो भी करते हैं करने दीजिए, ये भारत के लिए अच्छा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, भारत को शायद कुछ करने की ज़रूरत ना पड़े, पीओजेके में अपने आप सब कुछ हो जाए और पाकिस्तान के लिए बुरा वक़्त है और आपने कहा कि आने वाला समय जो है वो मोदी सरकार के लिए भी बहुत अच्छा है। तो देखते हैं क्या कुछ और होता है, लेकिन फ़िलहाल तो भारत में सबकी नज़रें उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव पर हैं और सभी पार्टियाँ ख़ास तौर पर इंडी गठबंधन की बड़ी चिंतित हैं कि उनकी पार्टियाँ इकट्ठी रह पाएँगी या नहीं, कहीं उनमें ना तोड़-फोड़ हो जाए। आपने इस बारे में जो विस्तार से ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से जो जानकारी दी है पीवीआर सर, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। जय हिंद, जय श्री राम। जय श्री राम।